गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। और पढ़ाई मुझे लगता नहीं कि आप सब बच्चे अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपके होमवर्क्स मुझे कम मिल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली करते हैं और कुछ तो गायब ही हो गई हैं। कोई बात नहीं, एलसी। आप देखिए, चलिए आज हमें पहले ही पता है कि हम लोग अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन कर रहे हैं, और उसमें हमने पढ़ा था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता हम सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद आय और व्यय खाता, और अब तुलन पत्र। तुलन पत्र कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट को ही तुलन पत्र कहा है इन्होंने। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, और इसमें आप देखेंगे कि प्राप्ति और भुगतान खाता बेटा कुछ नहीं है, वो जैसा हमारी कैश बुक होती है उसी की एक समरी है। ठीक है, तो जो जो हमें प्राप्त हुआ है और जो जो हमने भुगतान किया है उसको हम रिस्पेक्टिवली डेबिट एंड क्रेडिट साइड में जो है वो एंट्री करते हैं। और जो हमारा आय और व्यय खाता है और ये जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इसकी जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम लोग इसके फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उससे हमें क्या मदद मिलती है? उससे हमें मदद मिलेगी कि हम लोग जो है वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो बनाएंगे, उसमें हमें इस खाते को बनाने से काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसे बनाएंगे और कौन कौन सी मदें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ये देखिए, इसमें आप लोगों को एक मिली जुली एक इलस्ट्रेशंस दिया होगा, जिसमें से आपको जो है वो आइटम्स उठा के उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें पोस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। अब ये वही आपको डिटेल में बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे रिसिप्ट्स हैं वो कौन से दिखाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाता है, और प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, और जो है वो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे सैलरीज है एंड रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है एक्सेट्रा। ये जो समय समय पे किए जाते हैं, इनका नेचर क्या है बेटा? ये रेवेन्यू नेचर है। आप देखिए, क्या किसी कर्मचारी को ये कह सकते हैं मैं हमने आपको साल में एक बार वेतन दे दिया, अब हम आपको वेतन नहीं देंगे? नो, आपको रेगुलरली करना पड़ता है। किराया आप कहीं पर भी, अगर आपने कोई भी फैक्ट्री जो है वो रेंट पे ली है, तो आपको उसका किराया बकायदा चुकाना पड़ेगा, हर महीने बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू नेचर के हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो चाहे आपकी प्राप्तियां रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, पूंजीगत की हो या आयगत की हो, आपको वो डेबिट साइड में लिखनी है। ठीक है, आप इसमें ये कुछ ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि भाई अब ये रेवेन्यू नेचर की है तो हम इसे लिखें कि नहीं करें। जो भी आपको प्राप्ति हुई है, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, यू विल राइट दैट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब कह रहे हैं कि जैसे जो टोटल आपका जो पेमेंट है वो सारे आप लोग भुगतान आप लोगों ने जो किए हैं वो आप भुगतान पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें हमें ये पता चल गया कि जो भी सारी आपकी चीज़ें हैं, रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ द आइटम, मीन्स चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, आपको कैश में जो लेन देन हुआ है वो आप प्राप्ति और भुगतान खाते में लिखेंगे। और इसमें आप ये देखिए, ये वाला अब हम नहीं करेंगे, हम लोग कुछ आगे और जो थियोरेटिकल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, देन विल गो फॉर द इलस्ट्रेशन। ये देखिए, ये आपका जो प्राप्तियां और भुगतान है उसका हिंदी वर्जन है। आप लोगों को मैंने इंग्लिश में भेजा है, ये उसका हिंदी वर्जन है। दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड इट। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, उसके मेन, और हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। एक बात तो देखिए, यह रोकड़ पुस्तक का ही सारांश है, मीन्स ये एक समरी, कैश बुक जो हमने पढ़ी है ना उसकी समरी है, और उसी को हम लोग जो है वो जो रिसिप्ट है उसको हम लोग डेबिट में लिख देंगे और जो हमारी पेमेंट है वो क्रेडिट में लिख देंगे।
अब जो हमारी जो प्राप्तियां हैं और भुगतान है वो किसी भी टाइम से, अब देखिए मैंने आपको 11th में भी बताया था कि हमारे 3 तरीके के वर्ष होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है करंट ईयर और एक होता है फॉलोइंग ईयर या अपकमिंग ईयर। तो आपको आपके इलस्ट्रेशंस में या आपके प्रॉब्लम में कोई भी किसी भी वर्ष का अगर प्राप्ति दी है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम इस वर्ष खाते बना रहे तो इसी वर्ष में लिख देंगे, नहीं, आप पिछले साल का, चालू वर्ष का और आगे आने वाले वर्ष के सभी प्राप्तियां इसमें लिख देंगे। सेकंड पॉइंट में इन्होंने यही समझाया है, प्लीज गो थ्रू इट। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसमें ये कह रहे हैं कि प्राप्ति और भुगतान में जो आयगत हो या आप पूंजीगत हो, जो मैंने आपको बताया था, या तो वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, दोनों ही आपके रिसिप्ट में या भुगतानों में कर दिया जाएगा, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने और एग्जाम्पल क्या कहा है कि यहाँ रोकड़ तथा बैंक से संबंधित रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई अंतर नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में जो कैश है या बैंक में जो कैश है उसके बीच में आपका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, आप उसको दोनों साइड में लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, कोई भी ऐसा आइटम जो कि कैश में वैल्यूएट नहीं किया जाता इस खाते में आप नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल इन्होंने क्या दिया हुआ है, ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, ओके। तो और या फिर हमारी जो अर्नड या अनअर्नड इनकम है, जो भी कुछ है वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और इसकी शुरुआत जब हम करेंगे वो तो हमें फॉर्मेट से ही पता चल जाएगा, फिर भी छठे पॉइंट को भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे। छठे पॉइंट में इन्होंने कहा है इसका आरंभ रोकड़ के आरंभिक शेष, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों से ही किया गया है। अब चाहे वो कैश का ओपनिंग बैलेंस हो या वो बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो, आप बिल्कुल जब इसको शुरू करेंगे तो उसी से आप लोग शुरू कर देंगे। इसके बाद आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के बाद, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद जो भी अंतिम लास्ट में जो बच जाएगा वो आपका या तो सरप्लस होगा या तो आपका डेफिशिएंसी होगी। तो सरप्लस यानी जब इनकम अधिक और आय जो है आय अधिक और व्यय कम होते हैं तो आपका अधिक क्या होगा, और अगर आपकी जो व्यय है वो अधिक हो गए और आय कम है तो वो डेफिशिएंसी या कमी होगी पैसे की। तो इस तरीके से आप लोग इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते वक्त चीजें ध्यान रखेंगे। एक और बात देखिए, इन्होंने प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने में निहित चरण क्या क्या चीजें आप रखेंगे, सभी देखिए। यानी हस्तस्थ, हाथ में, कैश इन हैंड, और बैंक ओपनिंग बैलेंस लीजिए और इनके नाम पक्ष में प्रलेखित कीजिए, दैट मीन्स इनको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और बिल्कुल आपके जो वर्ष है उसके आरंभ में, बिल्कुल शुरुआत में अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद ये भी देखिए कि जो जितने भी रेसिप्ट्स हैं और उनके नाम पक्ष में उनकी प्रकृति के अनुसार, चाहे वो पूंजी हो या वो आगम हो, चाहे वो गत हो, सभी को आप जो है वो इसी में दिखाएंगे। दैट मीन्स चाहे वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, करंट ईयर से संबंधित हो या फॉलोइंग ईयर से संबंधित हो, आप उसको शो करेंगे डेबिट साइड में। तीसरी चीज इन्होंने ये कही है कि सभी भुगतान की गई राशियों को जमा पक्ष में उनकी प्रकृति के अनुसार, दैट मीन्स जमा पक्ष को ये लोग क्रेडिट साइड बोल रहे हैं। तो जितने भी पेमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एक रेवेन्यू हो या कैपिटल हो या करंट ईयर के या फॉलोइंग ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के हो, वो आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और एक और इन्होंने बात कही है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो है वो उनको हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। इसके बाद अगेन हम लोग जब उसको बैलेंस करेंगे तो हमें या तो सरप्लस मिलेगा या डेफिशिएंसी मिलेगी, वो हमें बैलेंस करने पर पता चल जाएगा। ओके, नाउ वी विल गो फॉर व्हाट, illustration, so that we will see in the
नेक्स्ट वीडियो। एंड आफ्टर दैट आय और व्यय खाता जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।